मैं विंग कमांडर अशोक प्रभाकर मोटे, भारतीय वायुसेना का निवृत्त सेवारत अधिकारी। जी हाँ, पद से निवृत्त हो गया हूँ, सेवा से नहीं। विविध क्षेत्रों में सेवा करने का प्रयास करता रहता हूँ और जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सेवा करता रहता हूँ। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है करगिल युद्ध की कुछ यादें। पहले आपको पार्श्वभूमि बता दूं। कश्मीर और कारगिल को स्थानीय भाषा में कश्मीर और करगिल कहते हैं। कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम पर आधारित है। कश्यप ऋषि वहां थे, उनका वो प्रदेश था, इसलिए उसको पहले कशीर और बाद में कश्मीर कहा गया। जिसे हम जम्मू कश्मीर प्रांत कहते हैं, वो वास्तविक 3 भागों का समन्वय है: जम्मू, श्रीनगर वैली और लद्दाख। जम्मू में राजा जम्बूलोचन का राज्य था और वहां सनातन धर्मीय रहते थे। कश्मीर वैली जो बनिहाल से लेके श्रीनगर के उत्तर तक है, वो करीब 150 मील लंबी है और 40-50 मील चौड़ी है। इस वैली की अधिष्ठात्री देवी जो हैं, वो आदि शक्ति हैं, उनका मंदिर भी वहां है। इस वैली में कश्मीरी पंडित रहते थे। कश्मीरी पंडितों के नाम जैसे झुत्सी। अब ये झुत्सी नाम बड़ा मजेदार है। भारत में जो जो ज्योतिषी हुआ करते थे, उन्हें जोशी कहा गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक चाहे किसी प्रांत के लोग हों, जोशी लोग हैं। और कश्मीर में उसी ज्योतिषी को झुत्सी कहा गया। जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उन्हें भट्ट कहा जाता है। कश्मीर में कश्मीरी भाषा में उन्हें बट कहते हैं। तो ये कश्मीरी पंडितों की वैली थी। और लद्दाख जो विभाग है, वहां बौद्ध धर्मीय रहते थे। वहां का धर्म असल बौद्ध धर्म है और अभी तक वहां बौद्ध धर्मीय रहते हैं। तो ऐसे ये 3 विभागों में है। भारत का जब विभाजन हुआ तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने हथिया लिया। उसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर की जो सीमा है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जो सीमा है तिब्बत के साथ और चीन के साथ, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और नीचे जो इधर है, वो अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान और भारत की सीमा है। अब श्रीनगर से लेकर लेह तक नेशनल हाईवे नंबर 1 है। और ये करगिल का जो एरिया है, वो 150 मील लंबा है। कम से कम ऊंचाई 15,000 फीट और शिखर जो है कहीं 20,000 कहीं 22,000 फीट है। ये पूरा एरिया एक वैली है करगिल की। तो इसमें मस्को वैली, द्रास जो दुनिया की सबसे सर्द और ठंडी जगह है, करगिल, बटालिक और तुर्तुक, ऐसे विविध विभाग हैं। मस्को वैली जो है, आप जानते हैं, उर्दू में कस्तूरी को मुश्क कहा जाता है और कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो मस्को वैली में कस्तूरी मृगों की वैली है। यानी मस्को वैली में पूरे कस्तूरी मृग ही मृग हैं। और उन कस्तूरी मृगों को अपने जो उनके नाभि में कस्तूरी होती है, उसका सुवास आता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता क्या है। इसलिए वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि भाई ये सुवास कहाँ से आ रहा है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो ये करगिल की पूरी कहानी है। और बड़ा यहाँ खनिज पदार्थों की पहाड़ियां हैं। और इस भाषा में ला जो कहते हैं, उसे पास कहते हैं। खारदुंगला, सेला और विविध पास जो हैं।
और जो लेक होते हैं, सरोवर होते हैं, उन्हें सो कहते हैं, जैसे पैंगोंग सो यानी पैंगोंग सरोवर। तो ये इस विभाग की विशेषता है। अब इस विभाग में पाकिस्तान ने अतिक्रमण करीब 2.5-3 साल से किया हुआ था, और हमारे आर्मी के वाहनों के जो काफिले जाते थे उस पर वो हमेशा फायरिंग करते रहते थे। कई बार तो हमारे आर्मी के जो वाहनों के काफिले थे उन्हें 2-2, 4-4 दिन रुक जाना पड़ता था। लेकिन उस समय की जो सरकारें थी, उनके अपने जो समझ थी उनकी, उसके अनुसार उन्होंने कार्रवाई करना योग्य नहीं समझा, और सेना को और वायुसेना को कार्रवाई के आदेश नहीं दिए, कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। इसलिए उन पाकिस्तानी जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, उन पाकिस्तानियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकी, और सेना को यह तकलीफ सहन करती रहनी पड़ी। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई, तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, और उस समय सेनाध्यक्ष थे जनरल वीपी मलिक, नौसेनाध्यक्ष थे एडमिरल सुशील कुमार, और वायुसेनाध्यक्ष थे एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस। अब इसमें एडमिरल सुशील कुमार जो हैं वो नागपुर के, और नागपुर के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़े लिखे, और एयर चीफ मार्शल टिपनिस हमारे नागपुर के दामाद। नागपुर की एक सुशील कन्या सुश्री मोलिना कर्णिक से उनका विवाह हुआ, इसलिए वो नागपुर के दामाद। तो ये 3 थे। तो ये 5 लोग थे जो उस समय विविध पदों पर थे, और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो सेना ने ठान लिया और ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया। ये कार्रवाई मई के महीने में शुरू हुई। अब सेना ने जब कार्रवाई की तो ये सब जो अतिक्रमणकारी थे वो शिखरों पर बैठे हुए थे, और हमारे जवानों को वैली में से उस चढ़ाव पर चढ़ते हुए ऊपर जाकर उनसे लड़ाई करनी थी। अब जो फील्ड सर्विस मार्चिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी सैनिक जब सेना में चलता है, पैदल जाता है, तो उसके पीठ पर हैवरसैक होती है, उसमें राशन एम्युनिशन होता है, उसके पास एक अपनी बंदूक होती है, और उसके जो पोशाक होती है वो भी बड़ी वजनदार अच्छी होती है। उसने रक्षा के लिए चिलखत पहना हुआ होता है। तो इस सब का वजन काफी होता है, और उन सैनिकों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी कि चढ़ते जाना। तो सेना के ख्याल में आ गया कि सिर्फ सेना इस अतिक्रमण को नहीं रोक सकती। तो सेना ने भारतीय वायुसेना के भारतीय वायुसेना की मदद के लिए विनती की सरकार से, और भारतीय वायुसेना को 25 मई 1999 को आदेश मिला कि आप अब कारगिल युद्ध में सहभागी हो जाइए। मई जून का जो मौसम होता है हिमालय का, शुभ्र धवल बर्फाच्छादित शिखर होते हैं, और उतने ही शुभ्र धवल सफेद बादल होते हैं, और ये बादल भी पर्वतों से ऊंचे होते हैं। तो पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे क्षीर सागर हो। क्षीर सागर मतलब दूध का समंदर, जैसे उबलते हुए दूध का एक समुंदर है। तो अब क्षीर सागर जो है ये टंग ट्विस्टर है, यानी हर एक आदमी को उच्चारण करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो फिर उसका नाम रखा गया सफेद सागर, और भारतीय वायुसेना के कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर 26 मई से शुरू हो गया, और हमारे जो
भारतीय वायुसेना के मिशन थे, हर एक हवाई जहाज के मिशन, वैमानिक के मिशन, वायुसैनिक के मिशन, तो हमारे इसको मिशन सफेद सागर नाम दे दिया गया। तो ऑपरेशन सफेद सागर और हमारी जो उड़ानें थी वो मिशन सफेद सागर। अब पाकिस्तानी शत्रु जो थे वो संघर्ष में छुप कर बैठे हुए थे, यानी एक तो शिखरों पर थे और संघर्ष पे थे। ये संघर्ष यानी पत्थरों के बंकर्स होते हैं। तो ये एक तो बंकर शिखरों पर बैठे और पत्थरों के बंकर, तो उस पे देखा गया कि जो हमारे फाइटर विमान जाते थे और 250-500 पाउंड के बॉम्ब वर्षाव करते थे, बॉम्ब बरसाते थे, उनसे उन संघर्ष पे कोई परिणाम नहीं होता था और दुश्मन बिल्कुल मजे से मार रहता था और उसका आक्रमण शुरू था। तो फिर हमारे जो एयर चीफ मार्शल टिप्पणी साहब थे, उन्होंने मिक्स 27 विमान में एक उड़ान भरी और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण करके उन्होंने तय किया कि यहाँ सिर्फ 250 या 500 पाउंड के बॉम्ब से काम नहीं चलेगा, अब और कुछ करना पड़ेगा। तो फिर 500 और 1000 पाउंड के बॉम्ब लाए गए और वो हम दुश्मनों पर बरसाते थे। उस पर भी कुछ खास हो नहीं रहा था, लेकिन कोशिश चल रही थी। मेरा काम कारगिल युद्ध में एयरबॉर्न एयर कंट्रोलर का था। एयरबॉर्न एयर कंट्रोलर होता है जो अपने विमान में बैठकर युद्ध क्षेत्र में जाता है और हमारे युद्धक विमान जो आघात करते हैं वो आघात सही हुआ कि नहीं, उस आघात का कुछ परिणाम हुआ कि नहीं, और उसके वजह से दुश्मन पर कुछ असर हुआ कि नहीं, ये देखने का काम एयरबॉर्न एयर कंट्रोल का होता है। और वो इन विमानों का विमान के रेडियो टेलीफोन पर नियंत्रण करता है और विमान टारगेट पर आने से पहले वो विमानों को टारगेट की सही जगह बताता है और आक्रमण के समय पहाड़ों के पीछे जाके छुप जाता है। और उसके बाद जब आक्रमण करके विमान निकल जाते हैं हमारे युद्धक विमान, तो वो टारगेट पर आके देखता है कि दुश्मन का कितना नुकसान हुआ, दुश्मन पर कुछ परिणाम हुआ कि नहीं, और वो सारा या दाएं बाएं ऊंचे नीचे जैसे भी हो वो सब वो युद्धक विमान को रेडियो टेलीफोन पे बताता है। तो ये एक आसमानी लुका छिपी का खेल था। मतलब आप आइए, प्रकट होइए, फिर छुप जाइए, फिर प्रकट होइए। दुश्मन के पास स्टिंगर मिसाइल्स थी। अब ये स्टिंगर मिसाइल्स जो हैं ये शोल्डर फायर मिसाइल्स होती हैं। शोल्डर फायर मिसाइल्स मतलब आप इनको कंधे पे रख के मिसाइल फायर कर सकते हैं। ये स्टिंगर मिसाइल जो होती है वो 20,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकती है। मतलब 20,000 फुट ऊंचाई तक आघात कर सकती है। जहां से वो आपने उसको कंधे से छोड़ा मिसाइल को, तो 20,000 फुट ऊपर तक आघात कर सकती है और 7 किलोमीटर समांतर, क्षितिज समांतर लंबाई तक आघात कर सकती है। तो हमको इनसे भी बचना था और हमारे विमानों को भी इनसे बचना था। टिप्पणी साहब ने फिर एक उड़ान भरी और हमारे मिग 29 और मिग 25 विमान जो कि पूरा उसका निरीक्षण किया और उन्होंने मतलब पूरे उस पे देखा कि शत्रु जो है, दुश्मन जो है कहाँ कहाँ छिपा हुआ है, उनके संघर्ष कहाँ कहाँ है और उन संघर्ष की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इनके छायाचित्र निकाले गए। और वो छायाचित्र निकाल के ये मिग 25 विमान इसका खास विमान होता है, मिग 29 ने भी यही काम किया। और फिर टिप्पणी साहब ने आदेश दिया कि अब की जो उड़ानें होंगी वो 30,000 फुट की ऊंचाई से होंगी, 30,000 फीट की ऊंचाई से होंगे। तो तय हो गया, आप 30,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरेंगे। उसके बाद फिर से 1000 पाउंडर बॉम्ब, 500 पाउंडर बॉम्ब लाए गए, फिर से संघर्ष पे डाले गए। कुछ तो असर हुआ, लेकिन पूरी तरह असर नहीं हो रहा था अभी भी। फिर
ये निर्णय किया गया कि अब हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उड़ान भर के संघर्ष के दरवाजों में से अंदर मिसाइल मारे जाएंगे। तो ये निर्णय हुआ। अब इस बीच ये हो रहा था कि हमारे जो MiG-27 और MiG-21 विमान थे वो अपना आघात कर रहे थे, मतलब लड़ाई शुरू थी, कार्रवाई बंद नहीं हुई थी। 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत अपने MiG-27 विमान में दुश्मन की एक चौकी पर आघात करके लौट रहा था कि उसके MiG-27 विमान का इंजन फेल हो गया। अब इंजन फेल हो गया तो अब क्या करे बंदा। उसने काफी कोशिश की इंजन स्टार्ट करके, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो नचिकेत अपने पैराशूट लेकर कूद पड़ा। हिमालय में हवाओं का जोर बहुत होता है, बहुत जोर से हवाएं चलती रहती है, तो उसका पैराशूट जो है वो बहने लगा और वो पाकिस्तान की सीमा के पार जाने लगा, नचिकेत का पैराशूट। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, उसने बहुत ही सक्षम तरीके से दुश्मन के एक पूरी 2-4 चौकियों को नष्ट कर दिया और वहां से वो कार्रवाई करके यशस्वी होके, सफल होके लौट रहा था। अचानक अजय आहूजा को नजर आया कि नचिकेत का पैराशूट तैरता जा रहा है और वो दुश्मन के इलाके की ओर जा रहा है। अजय आहूजा बहुत ही दिलेर, दिलदार और सक्षम फाइटर पायलट था। बड़ा नामचीन आदमी था। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन होकर भी उसका बहुत नाम था कि एक अच्छा युद्धक वैमानिक है और दिलेर और दिलदार था। और उसमें उसकी वजह से उसने ये निर्णय लिया कि अब एक ही जगह घूमते हुए वो नचिकेत के पैराशूट को देखता रहेगा और नचिकेत का पैराशूट कहाँ जाके लैंड करता है इसका निरीक्षण करेगा, ताकि वो आके लैंड करके बता सके कि वहां नचिकेत उतरा हुआ है, ताकि नचिकेत को पिकअप किया जा सके, उसको वापस लाया जा सके। तो आहूजा वहीं अपने विमान को घुमाते हुए निरीक्षण करता रहा। नीचे स्टिंगर मिसाइल वाले लोग थे, उन्होंने आहूजा के विमान पे 15-20 स्टिंगर मिसाइलें छोड़ी। तो 15-20 में से बाकी तो नहीं लगी, लेकिन एक मिसाइल जो थी वो आहूजा के विमान को लगी। और जैसे आप जानते हैं विमान में पेट्रोल भरा होता है, बाकी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो जैसे ही मिसाइल लगी वो विमान क्षतिग्रस्त हो गया और विमान में आग लग गई। तो आहूजा के पास अब कोई चारा नहीं था, उसको भी पैराशूट लेके कूदना ही था। तो आहूजा ने भी अपना पैराशूट लेकर विमान से बाहर कूद गया। वो उसका पैराशूट धीरे धीरे तैरता हुआ नीचे जाने लगा। हम ये सब देख रहे थे, नचिकेत को भी देखा और ये भी देखा। तो आहूजा को अब हम मदद कैसे करें, पैराशूट से वो नीचे उतर रहा है। तो वो हमने कहा देखे नीचे उतरने के बाद देखते हैं। अब क्या हुआ कि नचिकेत का पैराशूट उधर पाकिस्तानी सीमा के अंदर चला गया और वो पाकिस्तानी सेना के हाथ में लग गया। तो पाकिस्तानी सेना ने उसको POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब एक बार आपने POW डिक्लेयर कर दिया और उसका फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत नाम POW आ गया, तो जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार आप उसको कोई मतलब मार नहीं सकते, उसको आपको उस पर आप अत्याचार नहीं कर सकते। तो वो वहां सुरक्षित हो गया। इधर आहूजा, ये दिलेर दिलदार आदमी जो अपनी दोस्त के मदद के लिए कोशिश करता, अपनी कार्रवाई पूरी करके वापस जा रहा था। वो वापस जा सकता था, सेफली लैंड कर सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त की मदद के लिए वहां रुका, वहां चक्कर लगाए, उसमें उसको मिसाइल लगी और उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और उसको पैराशूट लेके कूदना पड़ा। और ये आहूजा नीचे जाकर अपने ही सीमा में पाकिस्तानी सेना के हाथ में पड़ गया। लेकिन उस सेना में सैनिकों के साथ मुजाहिदीन भी थे। अब ये मुजाहिदीन जो थे ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं,
तो आहूजा उन सैनिकों के और मुजाहिदीन के हाथ लगा और हम देख रहे थे कि आहूजा उनके हाथ में लग गया है, क्योंकि हम वहां से आहूजा की जो चौकी तो वहां से हम ज्यादा ऊंचे नहीं थे, और हमने सोचा फायरिंग करें या ना करें, लेकिन अगर हम उस समय रॉकेट छोड़ते उन पे तो आहूजा भी मारा जाता, क्योंकि वो भी वहां था, इसलिए हम रॉकेट नहीं छोड़ सके और आहूजा को उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से मार डाला, खत्म कर दिया आहूजा को। इसका कोई इलाज नहीं था और वो बेचारा मारा गया। अपने दोस्त की मदद के लिए रुका हुआ था, वो सुरक्षित रूप से वापस जा रहा था, वापस जाकर लैंड कर सकता था, लेकिन दोस्त की मदद के लिए, एक अपने सहकर्मी की मदद के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। आहूजा को बाद में महावीर चक्र प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ही सही बात थी कि वो था, महावीर था। 28 मई को जो हमारे हेलीकॉप्टर निकले, तो मी-17 हेलीकॉप्टर थे, 4 हेलीकॉप्टर्स ने श्रीनगर से उड़ान भरी और उनका काम था कि कारगिल क्षेत्र में जाके संघर्ष के जो दरवाजे थे, उन संघर्ष के दरवाजों में से अंदर मिसाइल छोड़नी है, यानी संघर्ष में छुप कर बैठे हुए जो पाकिस्तानी सैनिक थे, अतिक्रमणकारी, आक्रमणकारी थे, उनको नष्ट किया जा सके। तो ये 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर चल पड़े अपने मिशन पे। एक फॉर्मेशन था, सिंगल लाइन फॉर्मेशन। हेलीकॉप्टर्स में एंटी मिसाइल फ्लेयर्स लगे होती हैं, मतलब हेलीकॉप्टर आगे चलता रहता है, एंटी मिसाइल फ्लेयर जो हेलीकॉप्टर साइड होती है, वो जो रॉकेट पॉड्स जहां होते हैं, जहां से रॉकेट छोड़े जाते हैं, उसी के साइड में एंटी मिसाइल फ्लेयर्स होती हैं। तो एंटी मिसाइल फ्लेयर जो है वो ऐसी साइड में छोड़ी जाती हैं, ताकि जब दुश्मन की मिसाइल आती है, वो हीट सीकिंग होमिंग डिवाइस होता है मिसाइल में, तो मिसाइल का एक खास ये होता है कि जहां ज्यादा हीट हो, मिसाइल उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, वहां चली जाती है। तो उसका परिणाम ये होता है कि अगर आप एंटी मिसाइल फ्लेयर छोड़ें, तो जो मिसाइल छोड़ी है एनिमी ने, दुश्मन ने, वो हेलीकॉप्टर को न लगते हुए वो उस जो फ्लेयर जाती है उस फ्लेयर के पास चली जाती है और हेलीकॉप्टर बच जाता है। अब ये चारों हेलीकॉप्टर जा रहे थे, तो इन पर इन्होंने कार्रवाई की, चारों हेलीकॉप्टर्स ने कार्रवाई की और बहुत अच्छी तरह इन्होंने संघर्ष के दरवाजे, संघर्ष मतलब बंकर, जैसे मैंने आपको बताया पत्थर के बंकर होते हैं, उनके छोटे छोटे दरवाजे होते हैं और वो छोटी छोटी जैसे झोपड़ियां जिसे कहते हैं वैसी होती हैं, लेकिन वो पत्थर का होता है पूरा। उसके अंदर छोड़ के वो आपको दुश्मन को, आक्रमणकारियों को, दुश्मन को नष्ट करके आ रहे थे। और ये हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन अपनी पूरी कार्रवाई करके लौट रहा था। दुश्मन सहज है, बहुत ही खींच गया था, चिढ़ गया था, तो वो उन्होंने अपनी मिसाइल फायरिंग के जोरदार शुरू कर दी। अब ये 4 हेलीकॉप्टर वापस आ रहे थे और ये एंटी मिसाइल फ्लेयर छोड़ के बचे जा रहे थे, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर जो था उसके पास एंटी मिसाइल फ्लेयर नहीं थे। अब देखिए, युद्ध के समय जो वैमानिक होते हैं उनकी मनस्थिति क्या होती है। उस हेलीकॉप्टर में जो लोग थे, स्क्वाड्रन लीडर पुंधीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहिलन, सार्जेंट रवि और सार्जेंट साहू, ये 4, इनको पता था कि अपने हेलीकॉप्टर में एंटी मिसाइल फ्लेयर्स नहीं है, लेकिन युद्ध का जो स्पिरिट होता है, युद्ध की जो भावना होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है, उसकी वजह से ये एंटी मिसाइल फ्लेयर ना होने वाला हेलीकॉप्टर लेके ऑपरेशन पे चल पड़े थे और ये किसी को मालूम नहीं थी बात। तो इनके हेलीकॉप्टर को मिसाइल लगी और इनके हेलीकॉप्टर को मिसाइल लगने के बाद हेलीकॉप्टर भड़क उठा, बहुत ऊंची आसमान में ज्वाला उठी और स्क्वाड्रन लीडर पुंधीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहिलन, सार्जेंट रवि और सार्जेंट साहू उसमें विलीन हो गए। उनका कण कण बिखर गया और वो जलकर खाक हो गए।
न कहीं जनाजा न कहीं मजार। अब ये बात ऐसे पता चली कि चौथे हेलीकॉप्टर में एक जो युवा अफसर था वो वीडियो फिल्मिंग कर रहा था। उसने सोचा था कि अपने पूरे ऑपरेशन का वीडियो फिल्मिंग करेंगे तो बाद में जाके दिखाएंगे कि भाई ऐसा हुआ। तो उस वीडियो फिल्म में ये बात आ गई, इसलिए पता चला। तो युद्ध का स्पिरिट होता है। तो करगिल युद्ध के भारतीय वायुसेना के जो शहीद थे वो 5 लोग थे। स्क्वाड्रन आहूजा, स्क्वाड्रन पुंधीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहिलन, सार्जेंट रवि और सार्जेंट साहब। ये 5 भारतीय वायुसेना के कारगिल वॉर के शहीद थे। अब ये तो हो गया, लेकिन अब युद्ध तो चालू रहना था, युद्ध तो आप बंद नहीं कर सकते। तो ये उसके बाद 15, 16, 17 जून तक युद्ध होते रहे और 31 मई को एयर चीफ मार्शल टिप्पणी साहब ने वायुसेनाध्यक्ष के तौर पर यह निर्णय लिया कि अब मिराज विमानों को युद्ध में उतारा जाएगा। मिराज विमान एक बहुत ही सक्षम विमान है, मिराज 2000, और उसमें जो शस्त्र लगे होते हैं वो बहुत ही सक्षम होते हैं, बड़े परिणाम कारक होते हैं। तो मिराज 2000 विमानों को उतारने का निर्णय लिया गया। और फिर टिप्पणी साहब ने एक निर्णय लिया कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाए। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का मतलब होता है कि जो 1000 पाउंडर बॉम्ब है उस पर एक लेजर गाइडेड किट लगा देते हैं। इस लेजर गाइडेड किट में जो टारगेट है उसके लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स भरे जाते हैं, अक्षांश रेखांश भरे जाते हैं। तो वो भर देने के बाद वो बॉम्ब एकदम सही जगह जाके टारगेट पे लगता है। अब भारतीय वायुसेना के पास लेजर गाइडेड किट्स नहीं थे, तो वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल टिप्पणी ने सरकार से विनती की कि भाई हमें लेजर गाइडेड किट्स दिए जाएं। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री थे, जैसा मैंने आपको बताया। उन्होंने इजराइल से एक दिन के अंदर लेजर गाइडेड किट मंगवाई और अपने नागपुर की जो मेंटेनेंस कमांड है, इसका जो ग्वालियर में यूनिट है, उस यूनिट ने मिराज विमानों के 1000 पाउडर बॉम्ब्स पर ओवरनाइट, रातों रात वो लेजर गाइडेड किट्स फिट कर दी। अब 15, 16, 17 मतलब ये चलता रहा सब सिलसिला, 15, 16, 17 जून तक चलता रहा। एयर चीफ मार्शल टिप्पणी ने सोचा कि ये सब चल रहा है लेकिन मुझे भी इसमें करना चाहिए। He was a leader who used to lead from the front. तो टिप्पणी साहब ने सोचा कि मैं खुद जाकर इस पे जाऊंगा। अब टिप्पणी साहब निकले और विंग कमांडर की पोशाक उन्होंने पहन ली ताकि किसी को पता न चले कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और गए वहां और मिराज विमान में थे। तो उस समय मिराज विमान में 2 पायलट होते हैं, एक पायलट जो देखता है और इसमें, तो उन्होंने स्क्वाड्रन नीलकंठन को अपने साथ में ले लिया था और नीलकंठन को बोला था कि रेडियो टेलीफोन पे आप बात करेंगे ताकि टिप्पणी साहब की आवाज कोई अगर पहचान ले, या क्योंकि ये आवाज की एक वॉइस सिग्नेचर भी होती है, मतलब एक तरंगे होती है वो आती हैं इस पे, तो वो भी पहचानी जा सकती है कि भाई ये अमुक व्यक्ति है। तो नीलकंठन आरटी पे था। अब किसी को मालूम नहीं था कि टिप्पणी साहब उस विमान में। विश्व के इतिहास में ये पहली बार था जब एक इनकम्बेंट सेनाध्यक्ष यानी सेवारत वायुसेनाध्यक्ष स्वतः युद्ध में भाग ले रहा हो, युद्ध में स्वतः जा रहा हो और खुद कार्रवाई कर रहा हो। हम लोग भी थे, हम लोग तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल थे, हमने मिराज 2000 देखा, नीलकंठन की आवाज आई, हमने नीलकंठन की आवाज को पहचान लिया, लेकिन हम लोगों को भी मालूम नहीं था कि वहां एयर चीफ मार्शल टिप्पणी भी बैठे हुए हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये मंथो ढालों की एक बहुत बड़ी छावनी थी जहां दुश्मनों की 150 चौकियां थी।
और सारा राशन एम्यूनेशन वहां भरा हुआ था, वहां से सप्लाई होता था। 14,600 फीट पे ये मंथो ढालो की चौकी थी। टिप्पणी साहब ने जाके वो लेजर गाइडेड बॉम्ब से उस मंथो ढालो की चौकी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, और उनका सब राशन एम्यूनेशन जो भी था उनका पूरा खत्म हो गया। और बड़ा मतलब युद्ध में पाकिस्तान को एक सेटबैक था, उनका बहुत बड़ा नुकसान था। उसके बाद उनको युद्ध करना मुश्किल था, ऐसी परिस्थिति आ गई थी। तो मंथो ढालो के ये जो अटैक था, जो एयर चीफ मार्शल टिप्पणी ने स्वयं किया, उसके वजह से कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के विजय की शुरुआत हो गई। ये पहला कदम था। 3 जून को नचिकेत को छोड़ दिया गया। अब क्या हो रहा था देखिए कि अंतरराष्ट्रीय जो जो इंटरनेशनल ओपिनियन था वो भारत के फेवर में बनता जा रहा था। टिप्पणी साहब ने पहले भारत सरकार से पूछा था कि अगर युद्ध में क्या मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके जाके उनके दुश्मन पर आघात कर सकता हूं, तो सरकार की तरफ से कह दिया गया नहीं। फिर टिप्पणी साहब ने विनती की कि क्या मैं एलओसी के इस तरफ रहकर दुश्मन के चौकियों पर आघात कर सकता हूं, उसके लिए भी मना कर दिया गया। फिर टिप्पणी साहब ने तीसरा पूछा, अगर दुश्मन का कोई जहाज हमारी सीमा पार करके आए तो क्या मैं उसको मार गिरा सकता हूं, उसके लिए हाँ कर दी गई। इसकी वजह यह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि इस समय वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो भारत के फेवर में है, भारत के पक्ष में है, और अगर हम अपनी तरफ से कोई हिंसक कार्रवाई करेंगे तो ये वर्ल्ड ओपिनियन हमारे विरुद्ध जा सकता है, और वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया था, और इस वजह से बड़ी मतलब सज्जनता के साथ ये युद्ध हुआ, आप कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, ये हुआ। उसके बाद मंथो ढालो की छावनी के बाद 24 जून को टाइगर हिल, तोलोलिंग वगैरह ऐसे जगहें थी, बड़े फेमस नाम हैं। तो इन पे दुश्मन का था। टाइगर हिल पे हमला किया गया, तोलोलिंग पे हमला किया गया, और सारे शिखर जो थे वो धधक उठे, भड़क उठे, इतने जबरदस्त हमले हुए, और वहां जो जो दुश्मनों की चौकियां थी नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। 10 जुलाई 11 जुलाई तक सब तक हुआ। टाइगर हिल पे तिरंगा लग गया, तोलोलिंग पे तिरंगा लग गया, बाकी शिखरों पे तिरंगा लग गया, और सब जगह ऐसा हो गया, और पाकिस्तानी सेना की हार हो चुकी थी। वास्तव में 10 जुलाई 11 जुलाई तक पाकिस्तानी सेना की हार हो चुकी थी, और 21 जुलाई तक पाकिस्तानी सेना पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, और पीछे हट गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब पूरी तरह हार नहीं मानी थी अभी तक। करगिल के युद्ध में भारतीय वायुसेना के 5 वैमानिक शहीद हुए, और पाकिस्तानी सेना के और अपनी सेना के 550 सैनिक और अधिकारी शहीद हुए, और पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिक और अधिकारी अपने देश के लिए शहीद हुए, मारे गए। अब पाकिस्तान की आप प्रवृत्ति देखिए, वृत्ति देखिए, उनकी सोच देखिए। एक भी शव, एक भी सैनिक की लाश पाकिस्तानी लेने को तैयार नहीं थे। पूरे 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को और अधिकारियों को हमारी सेना ने, हम लोगों ने सुपुर्द खाक किया, और पूरे आदर सम्मान के साथ उनका दफन किया। आदर सम्मान इसलिए कि वो बंदा दुश्मन जरूर था,
लेकिन अपने देश के लिए लड़ रहा था। अपने देश के लिए लड़ रहा था, वो कोई उसका उसमें स्वार्थ तो नहीं था। तो इसलिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया और रावण मृत्युशैया पर था, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण बड़ा विद्वान आदमी है, आप उसके पास जाओ, अभी वो मृत्युशैया पर है, वो झूठ नहीं बोलेगा और आपको कोई ना कोई अच्छा उपदेश जरूर करेगा। तो ये हमारी संस्कृति है कि हम दुश्मन को भी, एक बार वो आदमी अगर मर गया, वो अपने देश के लिए शहीद हो गया, तो दुश्मनी खत्म। तो हमने बड़े सम्मान के साथ 3000 पाकिस्तानी सैनिकों का और अधिकारियों का अंतिम संस्कार किया और उनके धर्म के अनुसार, उनकी प्रथा के अनुसार उनका दफन किया। 26 जुलाई को पूरी दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान हार गया है और भारत की विजय हो चुकी है। इसीलिए 26 जुलाई को हम करगिल विजय दिवस मनाते हैं, जो कि रविवार दिनांक 26 जुलाई को है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना, नौसेना और वायुसेना और हमारे अर्धसैनिक बल जो हैं, वो पूरी तरह से राष्ट्रीय हैं, पूरी तरह से देशभक्त है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो भारतीय संस्कारों में पले बड़े हैं, भारतीय संस्कारों में शिक्षित और प्रशिक्षित है और उनके कण कण में, नस नस में भारतीय संस्कार ठूस ठूस के भरे हुए हैं। क्यों? हमारी जो आर्मी की रेजिमेंट्स है, उनका जो स्लोगन होता है, क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, राजा रामचंद्र की जय, दुर्गा माता की जय। पंजाब रेजिमेंट जो है, उनका है देहि शिवा वर मोई है, शुभ कर्मण तो कबहू न टरूं। ये गुरु गोविंद सिंह के शब्द हैं। गुरु गोविंद सिंह जो योद्धा गुरु थे, 10वें गुरु थे सिखों के। देहि शिवा वर मोई है, शुभ कर्मण तो कबहू न टरूं, न डरूं, और जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो ये स्पिरिट है, ये भावना है। इसी भावना से सैनिक युद्ध लड़ता है। अब सैनिक अपनी जान निछावर कर देता है, क्यों करता है? तो उसकी वजह यह है, जब तेरी इबादत की मैंने, अपने सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, वैमानिक और सैनिकी, नौसैनिक और वायुसैनिक अधिकारी, अर्धसैनिक बल के अधिकारी और सैनिक भारत माता से कह रहे हैं, जब तेरी इबादत की हमने, जब तेरी इबादत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खोला। जब तेरी इबादत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खोला। मरने का सलीका आते ही, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। यानी जब आपको बहुत ही गौरवपूर्ण तरह से आप मृत्यु के सामने जाते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो आपको जीने की ऊर्जा आ जाती है, आपको जीने की शैली आ जाती है, आप अच्छी तरह जी सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक और अधिकारी जो होते हैं, वो जहां युद्ध में जान निछावर करते हैं, तो शांति के समय बड़ी ठाट के साथ रहते हैं, बड़ी अदब के साथ रहते हैं और एक स्वाभिमान के साथ रहते हैं। तो जब तेरी इबादत की हमने, तब जाके कहीं ये, भारत माता को कह रहे हैं, जब तेरी इबादत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। तो ये भावना जो है, ये हम सब में होती है। अब
इसमें जैसे मैंने आपको आर्मी के रेजिमेंट के स्लोगन्स बताए, नेवी का जो है वो है शन्नो वरुणा, वेद वाक्य है। वरुण मतलब जल के देवता, तो नेवी में शन्नो वरुणा। भारतीय वायुसेना का जो बोध चिन्ह है उसमें हिमालयन गरुड़ है, गरुड़ पक्षी है, और नीचे बोध वाक्य है नभस्पृशम दीप्तम। ये नभस्पृशम दीप्तम जो है गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है, 24वां श्लोक है। गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जहां भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन का वर्णन कर दिया कि भगवान कृष्ण विश्वरूप इतने बड़े हो गए कि वो आसमान को छूने लगे। नभस्पृश दीप्तम, तो नभस्पृशम दीप्तम, जिसका हम अंग्रेजी में भावानुवाद करते हैं टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ये भारतीय वायुसेना का बोध वाक्य है। और भारतीय वायुसेना का जो मूल तत्व है वो है गीता के दूसरे अध्याय में से 33वां श्लोक, 33वां श्लोक, गीता के दूसरे अध्याय में से 33वां श्लोक। अथ चेत्वमेमं धर्मम संग्राम न करिष्ये, अगर तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अगर तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो कीर्ति से वंचित होकर बदनाम हो जाएगा, मतलब तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तो ये भावना होती है। तो ये भारतीय वायुसेना का मूल तत्व, गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, और भारतीय वायुसेना का बोध वाक्य जो है नभस्पृश दीप्तम, गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक। तो गीता कर्मयोग है, भगवान कृष्ण ने खुद बताया हुआ है। इसीलिए भारतीय वायुसैनिक जो है, भारतीय वैमानिक जो है, भारतीय वायुसेना के अधिकारी जो है, उसमें ये भावना होती है, और इसीलिए वायुसेना हमेशा सफल होती है, हमेशा यशस्वी होती है, हमेशा जीतती है। अभी आप देखेंगे गलवान में जो हुआ, उसमें अभी की इस वक्त की जो सरकार है, इस वक्त के जो लोग केंद्र में विविध पदों पर है, इस वक्त जो सेनाध्यक्ष हैं, वायुसेनाध्यक्ष हैं, नौसेनाध्यक्ष हैं, और इस समय जो CDS हैं अपने पूर्व सेनाध्यक्ष, ये सब बड़े सजे हुए मंजे हुए अधिकारी हैं, सजे हुए मंजे हुए लोग हैं, और इन्होंने दुनिया देखी हुई है, और ये सच्चे भारतीय हैं। सच्ची राष्ट्रीय भक्ति इनमें, राष्ट्रभक्ति इनमें है, सच्ची राष्ट्र प्रवृत्ति इनमें है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना का बालाकोट ऑपरेशन सफल हुआ, सेना का सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुआ, और जो गलवान में हुआ उस पर सेना सफल हुई। अभी भारतीय वायुसेना जो वहां लद्दाख में और उस सीमा पे कर रही है, उसकी वजह से चीन पीछे हट गया। तो ये हर जगह आप देखेंगे कि ये भारतीय वायुसेना सेना, तथा जब वक्त पड़ेगा तो नौसेना भी अपना काम करती रहती है, क्योंकि सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल जो हैं, यह पूरी तरह भारतीय संस्कृति में पूरी तरह परिलुप्त हैं, और भारतीय संस्कृति इनमें कूट कूट कर, ठूस ठूस कर इनके नस नस में भरी हुई है, और सच्चे भारतीय हैं। हर एक सैनिक, हर एक वैमानिक, हर एक नौसैनिक, हर एक वायुसैनिक, ये सच्चा भारतीय है। हर एक सैनिक अधिकारी, हर एक अर्धसैनिक बल का अधिकारी सच्चा भारतीय है। और अब हमारे सौभाग्य है कि इस वक्त केंद्र में भी सच्चे लोग भारतीय बैठे हुए हैं, और वो सच्ची तरह से सेनाओं को इजाजत दे रहे हैं कार्रवाई की, और सेना अपना काम कर रही है, नौसेना अपना काम कर रही है, वायुसेना अपना काम कर रही है। भारतीय वायुसेना के लिए मैं कहूंगा कि कारगिल हो गया, अभी आगे बहुत कुछ है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, जमीन और भी, आसमां और भी है। मतलब भारतीय सेना को अब इंडियन एयरफोर्स की जगह इंडियन एरोस्पेस फोर्स होने वाला है। हो गया है, हो रहा है। इंडियन IAF जो है, इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, इंडियन एरोस्पेस फोर्स हो गया है। और इसीलिए सितारों से आगे जहां और भी है, जमीन और भी, आसमां और भी है, तू शाहीन है। शाहीन का मतलब होता है गरुड़, गरुड़ जो बोध चिन्ह में गरुड़ है ना, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, ऊंची उड़ान लेना तेरा काम है। परवाज मतलब ऊंची उड़ान। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है।
नमस्कार।